हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नया टॉपिक, दैट इज करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट सोलेनॉइड। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट मैग्नेट की स्टडी करी है, वो किस तरीके से क्या मैग्नेटिक डायपोल होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है। अगर आपसे अभी तक का कोई भी लेक्चर मिस हो चुका है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि कोई भी चैप्टर अगर आपसे मिस हो गया है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है। जैसे कि मैग्नेटिक डायपोल का मतलब होता है दो पोल्स, ठीक है, टू पोल्स। एज वी नो कि मैग्नेट की दो पोल्स होती हैं, एक होती है साउथ और एक होती है नॉर्थ, ठीक है। तो कैसे एक करंट लूप जो होती है वो कैसे दो पोल्स की तरह बिहेव करती है। तो देखो, जब कभी भी इस तरीके से ऐसे एक लूप होती है, मान लो इस तरीके से ऐसे लूप है, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखा, ठीक है, कैसा देगा, क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, रोटेट होता हुआ। इसको आप अगर विजुलाइज करना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे देखिए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपको ऐसे दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब कभी भी आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जब कभी भी करंट आपका इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, तो क्लॉकवाइज जो आपका पोल बनता है वो कौन सा पोल बनता है, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा पोल बन रहा होता है आपका, दिस इज साउथ पोल। और अगर कोई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा होता है तो वो कौन सा क्लॉक बनता है आपका, नॉर्थ पोल बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा पोल होता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज इज साउथ पोल, ठीक है। तो ये होती है एक तरीके से एक लूप के अंदर किस तरीके से दो पोल्स हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि ये भी एक तरीके से कैसे बिहेव कर रहा होगा, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है, ऐसी इसकी भी स्ट्रेंथ होती है। तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हमने बात करी थी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड उसकी लेंथ के ऊपर, ठीक है। सो ये था ना, ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, ये दोनों 12 से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी स्ट्रेंथ है इस मैग्नेट की, इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ, तो वो होता है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये पढ़ा था। तो अगर एक लूप की अगर हम बात करते हैं तो लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है सबसे पहले तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही इसकी फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एंड वन मोर थिंग, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल। एरिया मतलब कि एरिया वेक्टर, यानी कि जितना सर्कुलर लूप का कितना एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास ये बनता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा एक तरीके से इज इक्वल टू आई एंड ए, एंड ऑल्सो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। एक टर्न है, अगर ये 2 टर्न होंगी तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 टर्न होगी तो थ्राइस हो जाएगा, ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स n होगी तो ये n टाइम्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ सर्कुलर लूप, ठीक है, हैविंग n टर्न्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको n टर्न्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूं,
एक के ऊपर एक के ऊपर एक तो है ही। अब मैं उसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दूं कि वो एक स्प्रिंग बने, कि ये एक ऐसे है, ठीक है, ये एक टर्न हुई, ये दूसरी टर्न हुई, ये तीसरी टर्न, चौथी, पांचवी, ऐसी काफ़ी सारी टर्न से मैंने एक ये वाली शेप बना ली, ठीक है। अब ये शेप आपने देखी लग रही है, यस, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी देख रखा है, 11th में भी देख रखा है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, जब एक सर्कुलर लूप को अगर हम एक स्प्रिंग की तरह हम ट्रीट करते हैं, स्प्रिंग की तरह हम उसकी शेप बना लेते हैं, तो इस शेप को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्कुलर लूप की कुछ टर्न्स एज अ स्प्रिंग, उसे हम सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है। यहाँ से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा क्लॉकवाइज। तो दिस पोर्शन विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, ठीक है, एंड दिस पोर्शन विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यहाँ से उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो जैसे हम कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड होता है, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। हमने 10th में स्टडी किया हुआ है, सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन आज हम उसे प्रूव करेंगे कि किस तरीके से एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं सिर्फ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करती हूँ, तो जैसे एक मैग्नेट के अंदर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, वो भी क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड, सॉरी, ठीक है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरीके से बिहेव करती हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे किस तरीके से सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या इक्विवेलेंट होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, कि बार मैग्नेट कैसे इक्विवेलेंट है सोलेनॉइड के, या सोलेनॉइड कैसे इक्विवेलेंट है बार मैग्नेट के, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, अपना एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, एक तरीके से हमारा तो एक ये सोलेनॉइड होता है हमारे लिए, ये हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है, ओके। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो हमने 10th में भी पढ़ा था। तो आज हमने इसको प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब एक बार मैग्नेट की उसकी एक एक्सियल पॉइंट पे, उसकी एक हम एक्सिस पे अगर कोई एक पॉइंट लेते हैं, एक बार मैग्नेट की एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमने उसकी एक्सियल पॉइंट पर। वो कितनी निकल के आई थी, μ0/4π2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड में r क्यूब। व्हाट इज r क्यूब, r इज द डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, ये था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली, और क्या हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम एक सोलेनॉइड लें और उसके एक्सिस पे एक ऐसा ही पॉइंट लें और उसको सॉल्व करके उसका हम आंसर ये निकाल के लेकर आए, ठीक है, उसका हम आंसर ये निकाल के लेकर आए, ओके। तो अगर हमारा आंसर यही आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो हमारा इक्विवेलेंट है, किसके, सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोलेनॉइड की अच्छी सी एक डायग्राम बना लेती हूँ, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। एक सोलेनॉइड को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर ना काफ़ी सारी रस्सी बंधी होती है, ठीक है, ऐसे टर्न्स होती हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ टर्न्स आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मेस्ड अप हो जाएगा डायग्राम। तो अभी ये सिर्फ ये समझो कि ये एक सिलेंडर जिसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसे कॉइल्स बंधी हुई हैं, टर्न्स बंधी हुई हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ भी हम क्या मान लेते हैं, जैसे एक बार मैग्नेट की लेंथ हम मानते हैं 12, ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर भी हम ऐसे मान लेंगे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। और इसके इक्वल
इसके इक्वेटोरियल पॉइंट से हम, और यहाँ से एक एक्सियल पॉइंट से हम मान लेंगे कि यहाँ कोई एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस साउथ पोल एंड ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से मान लेते हैं O। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस मान लेते हैं R। ठीक है, तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, और ये हम मान लेते हैं इसका एरिया। ठीक है, सॉरी, इसका मान लेते हैं हम रेडियस A, कि इस लूप का जो रेडियस है वो कितना है, A रेडियस है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉइल्स हैं। ठीक है, तो जब एक कॉइल की हमने बात करी थी, हम लास्ट चैप्टर में बात करी थी 4th में, कि एक कॉइल, ठीक है, ये होती है सर्कुलर कॉइल, इसकी जब हम एक एक्सिस पे एक पॉइंट लेते थे यहाँ पर P, तो इस कॉइल की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई थी। इस कॉइल का भी रेडियस हमने A ही लिया था। ठीक है, और हमने इसका यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस माना था वो हमने माना था x। तो याद करिए लास्ट चैप्टर में हमने इसका क्या रिजल्ट निकाला था कि सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे ये पॉइंट P लिया था, और इस P पॉइंट पे ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, 4th चैप्टर की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, कि हमने उसका रिजल्ट निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है, μ0 अपॉन में 4 पाई I 2 पाई A स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ये रिजल्ट हम निकाल के लेकर आए थे। ठीक है, तो ये था एक सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर एक पॉइंट पर यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है एक कॉइल की वजह से, एक कॉइल की वजह से। अगर मैं यहाँ पर, यहाँ एक कॉइल, यहाँ तो बहुत सारी कॉइल्स हैं, बहुत सारी कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कि n, फॉर n टर्न्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय n। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर n टर्न्स, हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने पाई से पाई कैंसिल कर दी, ठीक है, 2 इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और क्या मिल गया हमको यहाँ पे, बस यही है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली नीट एंड क्लीन कैसे लिख सकते हैं, μ0 I A स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स n डिवाइड में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा ये लिख दें, डायरेक्ट ये लिख दें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स, नहीं, ऐसा तो नहीं काम चलेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि मान लो कि यहाँ पर इतने से पोर्शन पे ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कुछ ऐसी टर्न्स हैं, ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, वो मान लेते हैं हम x डिस्टेंस पे हैं सेंटर से। ओके, और इनकी कितनी थिकनेस है, इनकी थिकनेस है dx है। हम मानेंगे कि स्मॉल से पोर्शन की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद हम फॉर कंप्लीट नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर स्मॉल पोर्शन के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम मानेंगे कि हमने थोड़ा सा स्मॉल सा पोर्शन ले लिया है यहाँ पर। ओके, ऑल्सो हम मान लेते हैं कि जो n है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एंड स्मॉल n है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि टोटल टर्न्स डिवाइड में पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ है कितनी सोलेनॉइड की, 2L। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो n हो जाएगा जो हम यूज़ करेंगे। क्लियर है ये बात? तो टोटल के लिए ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं इसको डिराइव करना। तो अब हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल
पोर्शन, ठीक है। इतने से स्मॉल पोर्शन के, मैं इसको ना ऐसे रेड से बता देती हूँ, इतने से स्मॉल पोर्शन में की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्मॉल पोर्शन है तो यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। म्यू नॉट आ जाएगा, ओके, एंड करंट आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ए एरिया, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, इसका रेडियस है ना, तो रेडियस के लिए यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर, मैंने गलती से एरिया बोल दिया, तो ए इज़ द एरिया, ए इज़ द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एन की बात हो रही है, एन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टर्न्स हैं वो इतने स्मॉल से पोर्शन के लिए चाहिए, है ना, इतने स्मॉल से पोर्शन के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल पोर्शन dx, तो उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, तो यहाँ यूनिट लेंथ कितनी है dx, तो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज dx, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n dx, यानी कि इतने से पोर्शन में कितनी लाइंस हैं, कितनी टर्न्स हैं, n dx टर्न्स हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटल N की जगह पे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्मॉल n इंटू dx, डिवाइड में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स क्या होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये होता था एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ये पोर्शन इस P से कितना दूर है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x है, तो यानी कि R में से अगर मैं x मान लूँ तो ये स्मॉल पोर्शन P से कितना दूर हुआ, R माइनस x। ये देखो दोबारा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, तो R में से अगर x माइनस करूँगी तो ये पोर्शन P से कितना दूर हुआ, R माइनस x। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, R माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इज अगेन रेडियस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखा हमने इस वाले फॉर्मूले को कैसे स्मॉल पोर्शन के लिए लिख लिया। क्लियर होगी ये बात यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले में और चेंजेस हम करेंगे, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि अगर P हमारा बहुत दूर होता, ठीक है, P इज़ वेरी फार, अगर P बहुत दूर होता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो R है वो बहुत बड़ा होता, किससे, इस X से, है ना, इस x से और उसके रेडियस से भी। तो इसका मतलब हुआ r इज ग्रेटर देन एक तो x एंड r इज ग्रेटर देन उसके रेडियस a के। तो अगर r इतना ही बड़ा है तो बेचारे x और a अपनी वहाँ पे क्यों इज्जत गवाएं, ठीक है, वो वहाँ से हट जाएंगे। तो हमें x और a को निगलेक्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू r। तो जब हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एंड डी एक्स, तो ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, डिवाइड में 2r। अब यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3/2, 2 से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, आपके पास r क्यूब बच गया, ठीक है। तो ये आ गया फॉर स्मॉल पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं फॉर कंप्लीट पोर्शन, ठीक है, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सोलेनॉइड। अब पूरे सोलेनॉइड की बात करेंगे, तो अगर हम पूरे सोलेनॉइड की बात करेंगे तो इस पूरे का हम क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 2r क्यूब आई ए स्क्वायर एन डी एक्स। अब ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें, तो लेंथ हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो -L2 प्लस L, -L2 प्लस L की लिमिट्स हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड भी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2r क्यूब, सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर बच गया सिर्फ dx -L2
प्लस एल। अब डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2r³ एक्स, और ये लिमिट आ जाएगी -l टू प्लस एल। ठीक है, अब -l टू प्लस एल हम लिमिट लगाएंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2r³, ये हो जाएगा प्लस एल माइनस माइनस, ये होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या है, माइनस है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और आगे आ जाएगा 2l, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2r³ इंटू 2l। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2r³ आई ए स्क्वायर एन 2l, ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था रिजल्ट, हमें तो ये रिजल्ट चाहिए था, इतनी देर से तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि हमें तो बार मैग्नेट के इक्वल लेकर आना है। तो इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस्ड है, इसके अंदर तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड है ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर लेते हैं हम यहाँ पर। कैसे करें, तो एक बार मैं ये रिजल्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यू नॉट 2r³ आई ए स्क्वायर एन 2l। तो इस रिजल्ट में हमने क्या इंट्रोड्यूस कराना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल, है ना, सर्कुलर कॉइल की बात हो रही तो वही इंट्रोड्यूस कराना है। और मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होता है आपके पास, NIA। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है फॉर सर्कुलर लूप कॉइल क्या होता है, NIA। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर A क्या है, A इज़ द एरिया वेक्टर, यानी कि ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये वाला। ठीक है, तो क्या हो सकता है, A क्या हो सकता है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने की अब ले रही हूँ तो क्या होगा, पाई A स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, A है, पाई A स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर यस n की अगर हम बात करें तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला यहाँ पे देखो हमने बताया था ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ था, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल आ गया, n इंटू 2l के आगे इक्वल। ठीक है, तो n हो गया स्मॉल n इंटू 2l के इक्वल, कि कितनी टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये दोनों ही चीज़ें अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, n 2l I साथ में पाई A स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके अंदर ढूंढते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसमें देखो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2r³। ठीक है, तो एक तो I हमें अलग से मिल रहा है, ठीक है, और A स्क्वायर मिल रहा है हमें अलग से, 2l मिल रहा है, n मिल रहा है, ये तो मिल रहा है हमें, n 2l ये तो अलग से मिल ही रहा है। ठीक है, ये तो मिल रहा है, I भी मिल रहा है, A स्क्वायर, पाई नहीं मिल रहा मुझे, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अबव बाय पाई। अब पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2πr³। और कहाँ चाहिए मुझे, पाई a के साथ चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ पाई a स्क्वायर n 2l। अब ये हो गया आपके पास कैपिटल N, ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया I, है ना, तो वो किसकी इक्वल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की इक्वल हो गया पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट NIA, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 2πmr³ एंड ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बट अभी भी एक चीज़ है, क्या, हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए था, इसमें तो 2m है ना, और नीचे 4π है, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 2 4 नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2m आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग अबव बाय 2π भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी चलेगा। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन जो आपका बिल्कुल सेम आ गया एज बार मैग्नेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन is same
as for the magnetic field axial point पे for a bar magnet. ठीक है, so that's how bar magnet is an equivalent to solenoid. तो solenoid का भी वही एक्सप्रेशन आया है जो हमारा बार मैग्नेट के लिए आया था. So this is a very important derivation. I hope आपको समझ में आई होगी. Thank you. That's all for this video. Next video में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Thank you.